हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दिस इज मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग अपने एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम अपने एमसीक्यू नंबर 2 पे पहुंचे हैं, चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो वी हैव 23 क्वेश्चंस एंड व्हाट वी ऑल हैव टू डू, एक एक करके क्वेश्चन को चेक करेंगे, आंसर करेंगे और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो और एंड में हम लोग देखेंगे कितना हमारा स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, बिकॉज यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ना, जस्ट बी 100% श्योर कि बस हमें इतना करना है और हमारे सेक्शन ए यानी कि 20 मार्क्स बहुत आसानी से हमारी जेब में आने वाले हैं। ठीक है, तो वो मेरी गारंटी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ मेरे साथ इसे बैठ के सॉल्व करना है, देखना है कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन विल मूव ऑन। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। यस, वी ऑल नो दैट। हम सबको पता है कि पार्टिकल्स मैटर के, कोई भी आप मैटर ले लो, चेयर, टेबल, कुर्सी, कुछ भी आप ले लो, है ना, उसके पार्टिकल्स हमेशा ही मूव करते हैं। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर उसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम ऑप्शंस देखेंगे। With rise in temperature, particles move faster. ओके, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होने से हमारा फास्टर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। चलो मैं आपको साथ साथ ना समझाती हुई भी चलूंगी कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, पार्टिकल्स को मोशन में कर देता है, तो आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो और तेजी से चलने लगेंगे। ठीक है, तो एक ये रीजन हमें वैलिड तो लग रहा है, बट हमें देखना तो बाकी भी है। विद राइज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग, यानी कि आपने राइज करा टेम्परेचर और पार्टिकल्स अपनी जगह पे रुक गए। सो डू यू थिंक कि ये सही होगा? नहीं। ठीक है, उसके बाद विद राइज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव स्लोली, आपने तेज करा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और उसके बाद भी आपके पार्टिकल्स स्लो हो गए। नॉट पॉसिबल, राइट। इसी वजह से हमारा जो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा कि पार्टिकल्स मूव फास्टर। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। व्हाट वी हैव एज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं इसमें इस पूरे क्वेश्चन को समझने का एक अच्छा सा तरीका आपको बता रही हूँ, एक अप्रोच आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको लिखा गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हम सबको पता है कि जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं वहां पर फ्यूजन कहते हैं उसको। ठीक है ना, या फिर आप उसको मेल्टिंग बोलते हो इन दिनों में, यानी कि ये थोड़ा ओल्डर टर्म है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, हम इतना लंबा लंबा नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई हम कुछ सेकंड्स में इसका आंसर कर दें, वही तो फंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे आपको क्या दे रखा है, सॉलिड टू गैसियस, नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लिक्विड टू सॉलिड, नहीं, क्योंकि हमें सॉलिड टू लिक्विड चाहिए। इसी तरीके से आपको दे रखा है लिक्विड इनटू गैसियस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लास्ट में आपको दे रखा है जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यही मैंने अभी बताया था ना आपको। तो बस आपको देखो यहाँ पे क्या करना है कि अपना सही आंसर हमने कैसे चूज करा, सही आंसर हमने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के कारण चूज कर लिया, है ना। तो ये इसका ना मतलब एक इसकी खूबसूरता ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप एलिमिनेट यानी कि अपने ऑप्शंस को कैसे हटाओगे कि भाई ये गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, हार्डनेस ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर पार्टिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सॉलिड के अंदर जो कठोरता होती है, जो रिजिडिटी होती है, जो हार्ड होता है आपका सॉलिड, वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, बिकॉज दैट देयर पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या सॉलिड के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी तेज होता है। दूसरा, आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्या वो बहुत क्लोज होते हैं। और तीसरा, दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस। तो देखने में क्या लग रहा है कि भाई बात तो ये सारी सही कर रहे हैं, एक बार इस पे बात करते हैं।
सपोज हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको पता है कि भाई सॉलिड तो है ही, एज एन स्ट्रॉन्ग तो है ही। अच्छा, सारे पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल पक्के से जमे हुए रहते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से। एंड दे आर हैव फिक्स्ड पोजीशंस, यानी कि इनके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि भाई मंडराते रहेंगे कहीं ना कहीं, नहीं है स्पेस। ओके, सो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि भाई हमें तो लगता है सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द लिक्विफैक्शन। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन सी नेसेसरी वो कंडीशंस हैं, वो फैक्टर्स हैं लिक्विफैक्शन के लिए। लिक्विफैक्शन क्या होता है कि गैसेस का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है। तो ये एक स्टेट ऑफ चेंज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हम इसको देखते हैं। अब देखो, इसे समझाने का मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा आप लोग को एक तरीका मैं समझाती हूँ। कहीं पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, कभी हो ही नहीं सकता कि आप लोग उसे गलत करो। कैसे? आप समझो कि अगर मेरे को गैसेस को लिक्विफाई करना है, ठीक है, तो गैसेस वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स, यानी कि गैसेस वो होती हैं जिनके पार्टिकल्स इतना दूर दूर है। अगर हम उसको लिक्विफाई करेंगे, यानी कि हमारे पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, है ना, तो हम उसे क्लोज कैसे ला सकते हैं? इन पार्टिकल्स को मैं क्लोज कैसे ला सकती हूँ, आप मुझे बताओ। ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है कि जिसके पार्टिकल्स थोड़ा पास पास है। अगर हम उसको दबाव डालें, अगर हम उस पर प्रेशर डालें, है ना, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो वो ऑप्शन चुनो जहां पर हाई प्रेशर लिखा है। तो कहाँ हमें मिल रहा है? 2 ऑप्शन हमारे हाई प्रेशर वाले हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो बाकी दोनों को तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि देखो, अगर हम टेम्परेचर को कम रखते हैं, टेम्परेचर को कम रखने से क्या होता है कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो यही चाहिए ना कि पार्टिकल्स दूर दूर ना भागे, है ना। अगर मूव ना कर पाएंगे तो हम कहाँ पर होंगे? लो टेम्परेचर पे। इसका क्या मतलब है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वुड बी द राइट आंसर। तो आज के एमसीक्यू में आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये समझना है कि भाई कैंसिल आउट कैसे करना है, यानी कि बाकी ऑप्शंस गलत कैसे हैं, ठीक है। और अगर आप एक बार ये समझ जाओगे ना, तो आप बहुत आसानी से इस टाइप के एमसीक्यूज को आगे भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। व्हाई डू नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिहाइंड। मुझे लगता है ये हम सबने देखा होगा, क्योंकि आपके घरों में जब भी कभी कॉकरोचेस वगैरह हो जाता है ना, किचन में आप देखो या घरों में अगर है, तो हम ये छोटी छोटी सी व्हाइट कलर की नैफ्थलीन बॉल्स आती हैं। कई बार लोग इसे वॉश बेसिन के अराउंड भी रखते हैं, ठीक है, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस इसमें से आती है, बट कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अपने आप गायब हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है? देखो, इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें कि बोला है क्या ये मेल्ट हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये फ्रीज हो जाती हैं? भाई अगर फ्रीज होगी तो वो जम नहीं जाएगी, गायब कैसे होगी? तो ये भी रॉन्ग है। ड्यू टू बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए तो मुझे उसे गर्म करना पड़ेगा ना, तो रूम टेम्परेचर पे गर्म तो होता नहीं है, करेक्ट है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ड्यू टू सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन वो स्टेट होता है जिसमें कि सॉलिड, नैफ्थलीन बॉल सॉलिड होती है, गैसियस यानी कि वेपर्स में टर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू टू सब्लिमेशन वुड बी द राइट आंसर, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी हैव? In which state does water exist at 50 डिग्री सेल्सियस? इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें कि वाटर 50 डिग्री सेल्सियस होगा? अब अगर एक ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे इन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस की बात करी है। तो 50 डिग्री अगर मैं अपने भारत का टेम्परेचर अगर देखती हूँ, मेनली अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं, तो वहां पर आप लोग 40-42 तक तो पहुंच जाते हो। यानी कि कुछ 10 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो उससे क्या होगा? गर्मी ही बढ़ेगी बस। ऐसा तो है नहीं कि पानी का स्टेट चेंज हो जाएगा, वो फ्रीज तो हो नहीं जाएगा, है ना। ना कि हम उसको बॉईल कर रहे हैं। बॉईल कितने पे होता है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, बॉईल करने वाला टेम्परेचर कौन सा होता है? हम सब लोग घर पे करके देखते हैं और हमें ये पता भी है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि भाई पानी चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 40 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस से कोई भी कम टेम्परेचर, 100 वुड बी द आंसर जो मैंने अभी आपसे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहने वाला है। सो ये भी हो गया क्लियर।
चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू वी हैव? आइडेंटिफाई ए इन द गिवन कन्वर्जन। सो अब यहाँ पर आप लोगों को एक कन्वर्जन गिवन है ना। सॉलिड टू लिक्विड हमें क्लियरली दिख रहा है, स्टेट ऑफ चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। नाउ दे आर आस्किंग कि सॉलिड से लिक्विड में हम कौन से स्टेट में जाते हैं। तो जितने में हम इसको रीड कर रहे हैं ना उतने में तो आंसर आ जाना चाहिए हमारा। फ्यूजन है, सब्लिमेशन है, कंडेंसेशन है या वेपराइजेशन है। अगर मैं बैकवर्ड्स भी चलूं तो वेपराइजेशन क्या होता है? गैस में टर्न होना। तो भाई रॉन्ग हो गया हमारे ऊपर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, हमारे ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कंडेंसेशन है तो कंडेंसेशन भी क्या होता है? बादल, यानी कि गैस का बादल जब लिक्विड में आते हैं, बारिश होती है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये भी कुछ और हो गया। फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है सॉलिड से गैस में जाना डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन हो गया। क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड क्या हो जाएगा भाई? सॉलिड टू लिक्विड तो हमारा फ्यूजन स्टेट है। क्लियर है ना? चलो अब ये इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है इस एमसीक्यू के क्वेश्चंस, और थोड़े से अलग भी हैं, हमें अलग अलग अप्रोच अपनानी पड़ रही है इसमें, है ना। चलो, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस हेल्प टू फिल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ पर हम एलपीजी को यूज करते हैं? जरा फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, कहाँ पर हम एलपीजी को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी जो एलपीजी है, क्योंकि हम अपने किचन यानी कि अपने घर में खाना बनाते समय जब हम एलपीजी यूज करते हैं तो उसको हम कैरी कैसे करते हैं, उसका जो लार्ज वॉल्यूम है उसको मैं कैसे कंटेन करती हूँ। तो आप मुझे बताओ जरा कि आपके घर में, आपके किचन में कैसे गैस होती है? सिलेंडर में होती है या नहीं? तो कैसे आ गई वो सिलेंडर में, उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाई फ्लूइडिटी। हाई फ्लूइडिटी तो हो गया कि वो बह रही है। क्या वो सिलेंडर्स में बहते बहते आती है? ना भाई, क्या ही बात कर रहे हैं हम। फिर लो डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है स्पेस से, तो स्पेस वाला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाई इन्फ्लेमेबिलिटी यानी कि जलना, है ना, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी फैक्टर का दबना, किसी भी स्टेट का दबना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इन केल्विन स्केल इज 351 केल्विन। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में ना देके आपसे बोला गया है कि एल्कोहल का केल्विन स्केल जो होगा वो कितना हो जाएगा। ये कितना होता है? 351 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। What will be its boiling point in Celsius scale? तो यहाँ पर आपको क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई इसे कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए रिलेशन होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 7 to 73 केल्विन। अब आप लोगों को पता है इसमें क्या करना है? इसमें कोई हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिंपल 351 में से, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं, 351 में से सीधा 273 को माइनस करो और आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर अभी तक हमें कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए था। तो आंसर आ गया हमारा 78 डिग्री। चलो फाइंड करते हैं। सॉरी, हाँ, तो फाइंड करते हैं हम अपना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है? लेट्स मूव ऑन। हमारे पास 151 है, 251 है, 78 है, 178 है, और हम सबको पता है कि करेक्ट आंसर वुड बी 78 डिग्री। ठीक है, सो इस तरीके से आपके ऑप्शंस इसमें इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। कोई भी अगर थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है ना तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, फटाफट से उसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड बिकम अ गैस। क्या होता है जब कोई भी लिक्विड गैस में टर्न होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ठीक है, एक बार इसे देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या बोला है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एब्जॉर्ब ऑल द हीट एनर्जी। जितने सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देयर अकर नो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब पता है आपको, जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रही थी तो मुझे एक वर्ड से पता चल गया कि ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। उसका रीजन बताऊं? आप मुझे बताओ अगर आपने इसको फाइंड आउट कर लिया कि ये कहाँ पे गलती थी। देखो, आपसे क्या पूछा गया है? लिक्विड और गैस के बीच का रिलेशन, है ना, और ऑप्शंस में आपको सबसे पहले सॉलिड बोल दिया गया। क्या भाई, कहाँ से?
ये तो गलत होगा ना, बिकॉज लिक्विड और गैस के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और उसका हमें स्टेट ऑफ मैटर बताना है, तो सॉलिड तो आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या तरीका होता है, ये तरीका होता है कि गलत ऑप्शन को सबसे पहले निकाला जाए, ठीक है, उसे धक्के मार के बाहर निकालो। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस। अब आपसे देखो यहाँ पे पूछा क्या है, क्या व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड बिकम अ गैस, क्या होता है जब कोई लिक्विड गैस बनती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं, अगर लिक्विड ने गैस बनना है, देखो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरीके के, अगर इसने गैस में टर्न होना है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर वो ऑप्शन चुनो जहां पर वो डिस्टेंस को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, एक तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस। तो भाई डिक्रीजिंग तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ये कि वो इंक्रीज होता रहे, है ना, तो उसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डू नॉट और एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी जितनी मर्जी दे दो बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है भाई ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था ना ये। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हमारे पूरे एमसीक्यू में हैं बच्चा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है ना, आप मुझसे एमसीक्यू में पूछो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि रूम टेम्परेचर पर सब्लाइम हो जाता है। सब्लाइम होने का क्या मतलब है, सॉलिड से गैसियस स्टेट, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस को आप देखो यहाँ पर क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस ना टेम्पररी रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये गायब नहीं हो सकता है, इट्स काइंड ऑफ, पहली बात ये CO2 होता है, ये रेफ्रिजरेशन यानी कि ठंडक के लिए होता है, तो सब्लाइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड क्या है, दोनों ही टाइप के सॉल्ट हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो कभी भी इजीली सब्लाइम नहीं हो सकते, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपका है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कभी घर में देखा है हवन वगैरह होता है तो कपूर रखा जाता है, तो कपूर को अगर आप रखोगे ना ऐसे ही, तो थोड़ी देर में आप देखोगे इट वॉज सॉलिड था ना वो, थोड़ी देर में आप देखोगे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो सब्लाइम कौन सा हो जाता है, कपूर यानी कि कैम्फर। ओके, सो नाउ दिस इज कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बताते चलो कितना आपको अभी तक लगता है कि हम लोगों ने स्कोर किया होगा, कितना प्रिपरेशन आपको कैसा लग रहा है, फटाफट से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो वेदर यू पीपल आर लाइकिंग इट और नॉट, ठीक है। चलो, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि इन्होंने टेम्परेचर कम पूछा है। जैसे कि अगर आपको मैं एसी का फंडा बताऊं, एसी में क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं ना कि टेम्परेचर को कम कर दो, है ना, कभी आपने टीवी में भी देखा हो, कहीं भी देखा, तो अगर हम टेम्परेचर को 0 के करीब लेके जा रहे होते हैं यानी कि ठंडक बढ़ रही है। ऐसे ही आपने सर्दियों के मौसम में भी देखा होगा। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी अगर वो बिलो जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है, क्या वो लिक्विड स्टेट में होगा, क्या वो प्लाज्मा स्टेट में होगा, क्या वो गैसियस स्टेट में होगा, या फिर वो सॉलिड में रहने वाला है। डेफिनेटली वो सॉलिड में रहने वाला है। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड स्टेट में है, और अगर आप और ठंडक कर दोगे तो भाई बर्फ तो बर्फ ही रहेगी ना, बारिश तो नहीं बन जाएगी, बरसने तो नहीं लगेगी, है ना। तो इसी तरीके से दे गोइंग टू रिमेन इन दी सॉलिड स्टेट। फाइन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस। फिर से आगे भाई फ्यूजन के क्वेश्चन आप देख रहे हो। स्टेट ऑफ मैटर पे कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्वेश्चन को सिर्फ ऊपर नीचे कर देते हैं, उसका वे चेंज कर देते हैं, एंड दे हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन। सो
हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर चेंज, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है जब हम फ्यूजन प्रोसेस में है। तो फ्यूजन प्रोसेस क्या है, फटाफट से मेरे जो होनहार बच्चे हैं जरा एक बार मुझे बता दो कि कमेंट सेक्शन में फ्यूजन प्रोसेस कौन सा है। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, ठीक है। गैस टू सॉलिड क्या होता है, गैस टू सॉलिड आपका सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन दोनों तरीके से होता है, ठीक है। गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है, बरसती है ना, बारिश बरसना इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसी तरीके से लिक्विड चेंजेस टू गैस, लिक्विड जब चेंज होता है यानी कि जब आप पानी को बॉईल करते हो, चाय बनाते हो, पीते भी हो तो वहां पर क्या होता है, लिक्विड कहाँ चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। अब देखते हैं भाई, हमने अपने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत जल्दी से हम इसको क्लोज करेंगे और बहुत फटाफट से अपने स्कोर्स देखेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन आइस इज हीटेड, क्या होगा अगर बर्फ को हीट किया जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब आप ये मत इसमें पिक्चराइज करने लग जाना कि यार फ्रीजर से बर्फ को बाहर निकाला और उसको जरा मैं थोड़ा आग वाग लगा के देखता हूँ, गलती से भी मत कर लेना। आप ये समझो कि आप बर्फ को जब फ्रीजर से बाहर निकालते हो ना तो आप उसको ऑलरेडी गर्म टेम्परेचर में लेकर आ चुके हो, क्योंकि फ्रीजर के अंदर कभी हाथ डाल के देखा है भाई, माइनस में होता है, मजेदार टेम्परेचर होता है ना। और जब वो बाहर आता है तो आप उसको, रूम टेम्परेचर आपका गर्म है, तो वहां पर उसको क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड आइस चेंजेस इनटू वाटर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है, और आइस हमारी पानी में चेंज हो जाती है। वैलिड रीजन तो है ही भाई, यही हम देखते हैं, बट एक बार बाकी भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड आइस चेंजेस इनटू वाटर, रियली क्या बात कर रहे हैं ये लोग। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, तो ये कौन सी स्टेट रहेगी, ये हमारी सॉलिड स्टेट रहेगी, वाटर नहीं हो सकता। दूसरा, आइस एब्जॉर्ब ऑल द हीट विदाउट चेंज इन वाटर। तो ये क्या कहते हैं कि भाई आइस के पास इतनी शक्ति है ना, कि वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को और उसको तब भी कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, वो थॉर नहीं है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उसका जो आइस है यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग या ट्रिपल। ऑब्वियसली ट्रिपल तो गलत ही दे रखा है, बट वो कौन सा पॉइंट होगा। देखो मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना, यानी कि आपका लिक्विड में चेंज होना। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाता है किसी भी चीज का सॉलिड में कन्वर्ट होना। और बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस। तो बॉयल जब आप पानी को करते हो तो क्या होता है, लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होता है। देखा है ना आप सब लोगों ने। तो बस उतना सा ही क्वेश्चन है, बट हाँ ये क्वेश्चंस आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में काफी क्लैरिटी देंगे। और आप बहुत, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अब ला दो क्वेश्चन हमें कोई भी, हम गलती से भी गलती नहीं करने वाले। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्रिपरेशन, इस तरीके की तैयारी हम लोगों को अपनी साथ में चाहिए, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। When water solidify to ice, जब पानी सॉलिडिफाई यानी कि जब पानी से आइस बनता है तो हीट क्या होगी। देखो जब पानी से आइस बनता है ना, तो पानी की जो वाटर बेसिकली जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को क्या करते हैं ना, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। हीट नहीं बट अपनी एनर्जी में थोड़ा से कमजोरी महसूस करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जब कभी भी आपका जो लिक्विड है वो आइस में टर्न होगा ना, तो हमेशा हीट इवॉल्व होती है, हमेशा हीट बाहर लिबरेट होती है, निकलती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दिया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट वुड रिमेन कांस्टेंट, या फिर आपको दिया है कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, किसी कीमत पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। फिर आपको दिया है कि कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकता है, एंड दी लास्ट ऑप्शन इज इवॉल्व यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। सो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा कि वो बाहर इवॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी हमारा थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो यहाँ पर 3 पिक्चर्स आपको दे रखी है, बीकर में अलग अलग आप लोगों को पार्टिकल्स का एक डायग्राम दे दिया है और इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका लिक्विड स्टेट हो लिक्विड स्टेट हो सकता है। तो व्हाट डू पीपल थिंक, क्लोजली निट कौन होता है, सॉलिड होते हैं, हमें अच्छे से पता है। और इसको देखा जाए थोड़ा दूरी पे हमारा लिक्विड होता है और बहुत दूरी पे हमारी गैस होती है ना। तो यहाँ पर हमें जो लिक्विड स्टेट देने वाला है या रिप्रेजेंट करता है वो है हमारी सेकंड पिक्चर। ओके, सो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। चलो भाई आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में हमसे 2 चीजें यहाँ पर पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब देखो एक और चीज बताती हूँ, सपोज करो हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता है क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बट अपने घर में पानी हम सबने उबाला है। और दूसरा विजडम हम लोगों के अंदर क्या है कि भाई अलग अलग डिग्री में आंसर मत दो, है ना, अलग अलग यूनिट में आंसर मत दो। तो अब आप ये देखो कि जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं इनमें दोनों में अलग यूनिट्स हैं, एक की दे दी केल्विन, एक की दे दी डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऑप्शंस कभी भी करेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया कि ये दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो पानी को हमने बॉईल किया है, कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 373 केल्विन, ठीक है। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन अगर आप चाहते हो मैं एक बार लिख देती हूँ। हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 273। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस को देखेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 100 प्लस 273, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 373, है ना। और ये क्या हो गया, केल्विन हो गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो 373 केल्विन वाला है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर आपको अपने नेक्स्ट ऑप्शन को चूज करने का, या फिर जो आपसे पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट बता दो आइस का, ऑल तो वो भी हमें पता है, इट वुड बी इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 273। बट हम सेकंड पे जाए क्यों, जब हमारा काम 1 सेकंड के अंदर हो पा रहा है ना। तो इसलिए हम इसको चूज करेंगे और अपने काम से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, ज्यादा ना इमोशनल नहीं होना है अपने क्वेश्चंस के साथ, ज्यादा बहुत लगाव फील नहीं करना है कि अरे पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं। जब आपको ऑप्शंस ही ऐसे दे रखे हैं कि भाई मत ही टाइम वेस्ट करो, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, बहुत कीमती है भाई अपने का टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। What will happen to a gas when it is compressed in a cylinder with the help of a piston? तो क्या होगा जब हम किसी को भी पिस्टन पता है ना, जैसे ऊपर से एक पिस्टन है ना, यहाँ पर देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में प्रेशर लगाया जा रहा है। सपोज करो ये पिस्टन है और इस तरीके से अगर मैं प्रेशर बार बार अप्लाई कर रही हूँ तो आपको क्या लगता है क्या होगा। एक बार इसके ऑप्शंस को आप देखो, गैस क्या इवेपोरेट होगी, क्या वो बाहर निकलेगी, गैस सॉलिडिफाई हो जाएगी, क्या वो बिल्कुल एक आइस की तरह यानी कि सॉलिड बदल जाएगी, गैस लिक्विफाई हो जाएगी, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, आपने उस पर प्रेशर मारा तो थोड़ा सा पार्टिकल्स अगर क्लोज आए ना तो क्या होगा, हाई प्रेशर अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि वो क्या हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा लिक्विफाइड, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, अब आपके जो अनदर 4 क्वेश्चंस होंगे वो आपके एजर्शन रीजन है। एजर्शन रीजन हम पहले भी समझ चुके हैं, बट एक बार मैं फिर से आपको आइडिया दे देती हूँ। एजर्शन रीजन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। उसमें आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें बोला गया है कि ये सेंटेंस है, ये सही है, यानी कि आपको एक फैक्ट दे दिया, ठीक है। दूसरा आपको बोला गया है कि रीजन के तौर पर, यानी कि रीजन की जगह पे आपको एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है जो कि जस्टिफाई करता है, जो कि बताता है कि पहले वाले सेंटेंस को, यानी कि वो सही है या गलत, वो डिपेंड किस पे करता है, आपके नीचे दिए गए रीजन पे, ठीक है। जस्टिफिकेशन इसको कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है ये देखना कि आपका जो एजर्टिव स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपको सबसे ए नंबर पे ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लॉजिकली ओके है, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना।
तो आप इसकी ऑब्वियसली लैंग्वेज तो चेक नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या ये बात सही कह रहे हैं। दूसरी चीज फिर आप देखोगे क्या ये रीजन सही है, यानी कि ये जो बात आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको, क्या वो सही है। अगर आपको लगता है ये दोनों सही है तो वेल एंड गुड, आपका काम हो गया, है ना। अगर ये दोनों सही है, ठीक है, और आपको लगता है कि रीजन ने 100% जस्टिफाई कर दिया आपके अबव स्टेटमेंट को, यानी कि असर्टिव सेंटेंस को, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप बोलोगे कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट क्या है, रीजन उसका सही जस्टिफिकेशन नहीं है, सही उसका कॉज नहीं बता रहा है, तो आप जाओगे बी स्टेटमेंट के साथ। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपका जो ऊपर दिया गया असर्टिव सेंटेंस है वो तो अपना आप ठीक है, लेकिन जो उसका रीजन है वो उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और वो गलत स्टेटमेंट है, उसका लॉजिक ही नहीं बन रहा, तो आप क्या बोलोगे कि हम अपने ऑप्शन के साथ जाएंगे। ओके, और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका जो असर्टिव स्टेटमेंट है वही गलत है, वही आपको रॉन्ग दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे। ओके, तो एक बार हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। असर्टिव सेंटेंस में हमें दे रखा है डाइल्यूशन ऑफ एनी कलर्ड कंपाउंड इन वाटर शो लाइट कलर देन ओरिजिनल कलर ऑफ कंपाउंड, और एक हिंट भी हमें दे रखी है। सो बेसिकली क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अगर आप कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट को एक पानी के ग्लास के अंदर डालते हो तो आपने देखा है कि पूरा जो पानी है आपका वो पिंक कलर का हो गया, है ना। और धीरे धीरे क्या अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं, यानी कि अगर हम उसमें और पानी ऐड करते हैं, तो क्या उसका जो रंग है वो फेड होता है, shows light color than original color of compound। so basically जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे वो हमेशा लाइट कलर शो करेगा, है ना। अब हम एक बार इसका रीजन पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि असर्टिव स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चलो एक बार रीजन पढ़ते हैं। When dilution is done, जब भी हम पानी को ऐड करते हैं, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल गेटिंग डिक्रीजेस बाय डाइल्यूशन, यानी कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट था ना उसकी मात्रा कम हो रही है। अगर उसकी मात्रा कम हो रही है और पानी की मात्रा इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या होगा, कलर फेड होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और यस, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइल्यूशन ऑफ एनी कलर्ड कंपाउंड इन वाटर शो लाइट कलर देन द ओरिजिनल कलर। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो ओरिजिनल पिंक कलर हमें आया था ना उससे थोड़ा सा हल्का हमें मिलता है। रीजन क्या दे दिया इन्होंने, कंपाउंड डज नॉट शो लाइट कलर। तो रीजन इन्होंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपाउंड कोई लाइट कलर शो ही नहीं करता है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ये क्या होगा? डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि रीजन की जगह पे जो आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चूज करोगे कि भाई दोनों जो हाँ, तो हम यहाँ पर सी चूज करेंगे। क्यों सी चूज करेंगे? क्योंकि हमारा असर्टिव स्टेटमेंट तो ठीक है बट जो हमें रीजन के तौर पे दे रखा है वो कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। एवरी पार्टिकल, असर्शन में क्या दे रखा है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर फ्लोट्स ऑन एयर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता ना तो इस वक्त पे आप बैठे ना होते, आप उड़ रहे होते, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये कहता है कि मैटर का कोई भी पार्टिकल हमेशा एयर यानी कि हवा में फ्लोट करता हुआ, बहता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम लोग तो स्टैंडिंग है ना, मैं स्टैंडिंग हूँ और आप अगर इस वक्त पे देख रहे हो तो आप बैठे हुए हो, है ना। तो ये ही हमारा स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरा हमें रीजन क्या दे रखा है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर। मैटर का कोई भी पार्टिकल के अंदर एक एनर्जी पाई जाती है और वो एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये तो भाई 100% बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा असर्टिव स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीजन का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो इसी के साथ जरा आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। The matter around us exists in 3 different states। जो भी मैटर हमारे आसपास हमें दिखाई देता है वो या तो सॉलिड होता है बिल्कुल, या तो लिक्विड होता है या फिर गैसियस होता है।
क्या रीजन है इसका? These states arise due to variation in the characteristic of the particles of matter. So basically यहाँ पर उन्होंने आपको बोला है कि जो different particles हमें matter हमें दिखाई देता है solid, liquid और gas में, उसका जो एक रीजन है वो रीजन ये है कि हर एक के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग है। किसी के पार्टिकल्स ऐसे क्लोजली पैक्ड है जैसे कि आपके घर में रखी हुई कुर्सी, ठीक है। किसी के पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं जैसे कि आपके घर में रखा हुआ पानी। और इसी तरीके से जो भी आप गैस में पकाते हो, गैस के पार्टिकल्स और भी दूरी पे हैं। तो यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन भी करेक्ट है। तो इसका सही क्या चुनेंगे हम? फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और एक बार अब हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो हमारे रिजल्ट्स आए हैं 23 आउट ऑफ 23, यानी कि 100% स्कोर, एंड दिस इज वेरी नाइस, ठीक है। तो अब हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही एक मजेदार से एमसीक्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने वेट करना है, प्रिपेयर करना है। जो भी मुझे आप बताना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए एवरीवन, जस्ट बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।